नमस्कार साथियों, मैं हूं अजय सीओ फाउंडर टेक्निकल नौकरी वाला। दोस्तों, आपके सामने फिर से उपस्थित है बीटीएसी आईटीआई इंस्ट्रक्टर का अपडेट लेकर के। और अपडेट में आज का अपडेट ये है साथियों कि जिस तरह से 29 एवं 30 अगस्त को दिया हुआ है श्रम संसाधन विभाग की ओर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है आईटीआई के सभी ट्रेड वालों का। तो इसके साथ साथ साथियों यहाँ पे दो प्रकार के नए फॉर्म को का डिमांड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला जो था आपका एफिडेविट, जिसका मैटर दिया हुआ है। आपको किसी भी नजदीकी कोर्ट में जाना है और वहां पे उस मैटर को देख के एफिडेविट छपवा लेना है। ठीक है, एफिडेविट में वो सारा मैटर डाल करके आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एफिडेविट करवा लेना है। दूसरा जो फॉर्म था चूंकि 6 पेज का है, ठीक है, सत्यापन प्रपत्र जिसको बोल रहे हैं हम लोग। तो ये सत्यापन प्रपत्र जो है 6 पेज का है और इसको सावधानी पूर्वक सारा डाटा जो है इसको भर के ले करके जाना है 2 सेट में। तो साथियों, ये सत्यापन फॉर्म भरते समय किसी भी तरह का आपको गलती ना हो, मिस्टेक ना हो, उसके लिए आज यह वीडियो आपके सामने लेकर के आए हैं। आपको हम सत्यापन फॉर्म भरवाएंगे, इसमें कौन कौन से डाटा को मांग किया गया है और आपको किस तरह से भरना है। ठीक है, साथ ही साथियों, जो सत्यापन फॉर्म का जो फॉर्मेट दिया हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है, ये जो फॉर्मेट है इसमें स्पेस बहुत ही कम दिया हुआ है और डाटा यहाँ पे लिखना ज्यादा है। तो इसलिए हमने उस चीज को क्या किया है, एक नए फॉर्मेट में तैयार कर लिया। ठीक है, ये सत्यापन प्रपत्र सेम चीज को नया पीडीएफ तैयार कर दिए हैं जिसमें पर्याप्त मात्रा में स्पेस है बच्चों के पास लिखने के लिए। ठीक है, और आप अपने डाटा को लिख सकते हैं, डिटेल लिख सकते हैं। ये इसमें बड़ा बड़ा हमने कॉलम भी कर दिया है। चूंकि ओरिजिनल फॉर्मेट बहुत छोटा छोटा कॉलम दिया हुआ था, उसमें आपको लिखने में परेशानी होगी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा डाटा आपसे डिमांड किया जा रहा है। तो ये नया पीडीएफ बिल्कुल हूबहू आपको आवश्यकता के अनुसार बना दिया गया है। ठीक है, और इस फॉर्म का जो है पीडीएफ हमारे टेक्निकल नौकरी वाला जो ऑफिशियल हमारा यूट्यूब चैनल का ग्रुप है उस ग्रुप में डाल दिया गया है। आप वहां से जाकर के इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और भर सकते हैं। तो चलिए साथियों, चलते हैं बिना समय गंवाए। आज हम देखते हैं सत्यापन प्रपत्र में जो भरना है किस तरह से भरना है साथियों। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे पासपोर्ट आकार की एक अद्यतन हस्ताक्षरित फोटो प्रति। आपको क्या करना है, पासपोर्ट आकार का एक फोटो यहाँ पे लेकर के क्या करना है, चिपका देना है और उसको क्या करना है, हस्ताक्षरित कर देना है। ठीक है, सेल्फ अटेस्ट कर देना है। यहाँ पे आपका नाम लिख देना है। ठीक है, फोटो को चिपका करके नीचे में नाम लिख देना है, टेस्ट कर देना है। ठीक है, सेल्फ अटेस्ट। समझ में आ गया। नेक्स्ट जो है चेतावनी दिया हुआ है। क्या चेतावनी कर रहा है इसको देखेंगे। चेतावनी पहला कर रहा है कि इस सत्यापन प्रपत्र में गलत सूचना भरना अथवा वास्तविक तथ्य छुपाए जाने को अयोग्यता माना जाएगा तथा तदनुसार अभ्यर्थी को सरकारी नौकरी के लिए अनुपयुक्त घोषित किया जा सकता है। साथियों, इस फॉर्म को भरने में किसी भी तरह से आपको जो है गलत नहीं डालना है। ठीक है, गलत तथ्य आपको नहीं डालना है। जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, वही भरना है। पहला चेतावनी। दूसरा चेतावनी ये था, यदि इस प्रपत्र को पूरा करने व प्रस्तुत किए जाने के बाद अभ्यर्थी को हवालात में डाला गया हो, गिरफ्तार किया गया हो, उन पे मुकदमा चलाया गया हो, उस पर अर्थदंड लगाया गया हो, उस पर कोई दोषारोपण हो, बहिष्कृत किया गया हो अथवा उसे दोष मुक्त आदि किया गया हो, तो इस आशय की सूचना तत्काल उस अधिकारी को भेजी जाए जिसे यह सत्यापन प्रपत्र भेजा गया है। ऐसा न किए जाने पर यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी वास्तविक तथ्य को छुपा रहा है। साथियों, इस फॉर्म को भरने से पहले या भरने समय तक अगर आपके विरुद्ध किसी भी तरह का न्यायालय में कोई तरह का मामला लंबित है, आप पर कोई एफआईआर दर्ज है, केस है किसी तरह का, ठीक है, तो आपको इस फॉर्म में जहां पे पूछा जाए वहां पे आपको डिटेल डालना है, आपको छुपाना नहीं है। ठीक है, अगर आप छुपाते हैं तो ये जो है आपको दोषी माना जाएगा। तीसरा क्या कर रहा है भाई, तीसरा कह रहा है, यदि व्यक्ति की सेवा के दौरान किसी भी समय यह पता चलता है कि उसने सत्यापन प्रपत्र में कोई गलत सूचना भरी है या स्वाभाविक तथ्य को छुपाया है तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती है। साथियों, ठीक है, आपको नौकरी के दौरान कभी भी अगर पता चलेगा कि सत्यापन फॉर्म भरने में आप गलत सूचना प्रविष्ट कराए हैं तो आपको सेवा से निकाला जा सकता है। यही चीज इसमें 3 तरह का चेतावनी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए फॉर्म को भरना है पॉइंट बाय पॉइंट। तो सबसे पहला पॉइंट में क्या पूछ रहा है,
सबसे पहला पॉइंट में बोल रहा है सबसे पहला पॉइंट में कह रहा है कि उपनामों सहित यदि कोई हो, ठीक है, पूरा नाम आपका लिखना है। यदि आपने कभी अपने नाम अथवा कुल नाम में अंश तक कुछ जोड़ा अथवा निकाला है तो उसे भी निर्दिष्ट करें, ठीक है। यहाँ पे आपका नाम लिखना है साथियों, ठीक है, पूर्ण नाम। और अगर आप कभी अपने नाम में सुधार कराए हैं तो यहाँ पे आपको डिटेल में बताना है कि आप अपने नाम में क्या चीज ऐड करवाए हैं या क्या चीज हटाएं, ठीक है। तो अगर हमने नाम में किसी तरह का परिवर्तन नहीं कराया है तो नाम के आगे अपना नाम लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमने लिख दिया राहुल कुमार, ठीक है। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हमने लिख दिया अपना नाम राहुल कुमार, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट में बस अपना नाम दर्शाना है। दूसरा कह रहा है कि वर्तमान पूरा पता अर्थात गांव, थाना, जिला अथवा मकान नंबर, गली, स्ट्रीट, सड़क तथा शहर। साथियों यहाँ पे आपका अभी का वर्तमान में जिस जगह पे आप रह रहे हैं, ठीक है, जहां पे आपसे पत्राचार कराया जाएगा उसका पूरा एड्रेस लिखना है। बजाते आपको गांव, थाना, सारा चीज दर्शाना है, ठीक है, मकान नंबर, जिला अथवा मकान नंबर, जो भी चीज आप लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना एड्रेस लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम अपना ग्राम लिखेंगे, मेरा जहां घर है वहां का, ठीक है, तो ग्राम में लिख देंगे। यहाँ पे हम अपना पोस्ट लिखेंगे, ठीक है, फिर थाना लिखेंगे, मेरा जो थाना है, फिर जिला लिखेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि ग्राम मेरा है भगवतीपुर, हम लिख देंगे। मान लीजिए मेरा ग्राम का नाम है भगवतीपुर, तो भगवतीपुर लिख देंगे। पोस्ट हो गया, जो भी आपका पोस्ट का नाम है। थाना का आपका नाम जो भी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि पोस्ट का नाम भरवारा, थाना हो गया सिंहवाड़ा, ये जो भी आपका थाना होगा, ठीक है। और जिला का नाम, मान लीजिए कि मेरा जिला पटना है तो हम यहाँ पे पटना लिख देंगे और यहाँ बिहार लिख देंगे, ठीक है, पटना बिहार। और यहाँ पे पिन नंबर लिख देंगे अपना, जो भी आपका पिन नंबर है, ठीक है। ये वर्तमान पता आपका हो गया अभी का, ठीक है। और तीसरा नंबर कॉलम भी सेम है, इसमें क्या करना है आपको, घर का पूरा पता देना है साथियों, ठीक है। क्या चीज देना है, घर का पूरा पता। तो जिनका वर्तमान पता और घर का पता सेम है तो वो सेम चीज लिख देंगे, और अगर जिनका अलग है तब वो अलग लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, 3 नंबर कॉलम में 3 के क कह रहा है कि घर का पूरा पता लिखिए। तो मान लीजिए कि मेरा अलग है तो फिर हम जहां मेरा घर का जो एड्रेस है वो चीज लिखेंगे, ग्राम जहां रहेगा वहां, ठीक है, पोस्ट, थाना, जिला, और फिर जिला के बाद बिहार लिख देंगे, या जो जहां के हैं अपना स्टेट का नाम, और वहां पर फिर वो पिन कोड जो भी होगा उनका नोट करा देना है। इस तरह से ये दोनों एड्रेस आपको लिखना है। जिनका सेम है वो सेम लिख देंगे, जिनका अलग अलग है वर्तमान और अस्थायी पता तब वो अलग अलग लिखेंगे, ठीक है साथियों। 3 नंबर तक कंप्लीट हो गया है। 3 के ख कह रहा है कि यदि मूलतः पाकिस्तान बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान का निवासी है तो उस देश में रहने का पता तथा वहां से भारत आने की तारीख का उल्लेख करें, ठीक है साथियों। अगर मूलतः आप पाकिस्तान या बांग्लादेश के रहने वाले हैं तो उस देश का एड्रेस लिखना है, और उसके बाद आप इंडिया कब आए हैं वो तारीख भी मेंशन करना है, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 पॉइंट था, ठीक है। तीनों पॉइंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए चौथा पॉइंट पे आते हैं। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, चौथा पॉइंट कह रहा है कि गत 5 वर्ष के दौरान, मतलब पिछले 5 वर्ष के दौरान उन स्थान के ब्यौरा दे, आवास अवधि सहित, आवास मतलब जहां आप रहे हैं उसका ही अवधि सहित, जहां आपने एक समय में 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए निवास किया हो। क्या करना है, पिछले 5 साल का ब्यौरा देना है, ठीक है। पिछले 5 साल का ब्यौरा देना है जहां पे आप 1 साल से अधिक रहे हैं, ठीक है, तो पूरा ब्यौरा देना है। आगे कह रहा है कि 21 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद यदि आपने पाकिस्तान सहित अन्य देशों में 1 वर्ष से अधिक के लिए निवास किया है तो उन सभी स्थान के भी ब्यौरा प्रस्तुत करें, ठीक है।
अगर आपका उम्र 21 साल हो गया और 21 साल के बाद पाकिस्तान या अन्य देश में जाके 1 वर्ष से अधिक आप रहे हैं तो आपको वहां वो चीज भी डिटेल में देना है। अन्यथा आपको क्या करना है, पिछले 5 साल का ब्यौरा देना है। ठीक है, 5 साल कहने का मतलब अभी 2024 चल रहा है ना, तो आपको 2019 से 24 तक का ब्यौरा देना है कि आप कहां पे रहे हैं। ठीक है, जहां भी 1 वर्ष से अधिक रहे हैं, 1 वर्ष से अधिक आप जहां पर भी रहे हैं तो उसका ब्यौरा देना है। ठीक है साथियों, इस ब्यौरा को कहां भरना है, नीचे वाले कॉलम में भरना है। इसलिए इस कॉलम को हमने बड़ा कर दिया था। ठीक है, तो यहां पे फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति एक ही जगह रहे हैं तो वो डायरेक्ट लिख देंगे कब से, तो 2019 से 2024 तक। ठीक है, अगर एक ही जगह कोई रहे तो सीधे लिख देंगे 2019 से 24 तक। आवास का पूरा पता, आप भैया जहां रहे उसका पूरा एड्रेस दीजिए। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि हम रहे हैं थोड़ा देर के लिए, अगर हम पटना में रहते हैं तो वहां का पूरा एड्रेस लिख देंगे, बेली रोड। ठीक है, जो भी है गली नंबर अगर है तो गली नंबर इतना, मकान संख्या इतना। ठीक है, मकान संख्या इतना, पटना बिहार। फिर जो पिन कोड है वो पिन कोड दे देंगे। ठीक है, अगर एक ही जगह हम निवास किए हैं तो, और अगर अलग अलग अवधि में हम निवास किए हैं। ठीक है, फिर कह रहा कि पूर्व कॉलम में उल्लिखित स्थान के जिला मुख्यालय का नाम, आप जिस एड्रेस पर रहे हैं इस स्थान का जिला मुख्यालय कहाँ है, तो चूंकि पटना का ये एड्रेस हमने लिखा है तो पटना का जिला मुख्यालय कहाँ है, पटना, तो यहाँ लिख देंगे पटना। ठीक है, और अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि अलग अलग 1 साल यहाँ रहे, 2 साल अलग जगह, फिर 1 साल अलग, तो उनको क्या कराना है, सारा यहाँ पे डिटेल प्रोवाइड करवाना है अलग अलग लिख के। ठीक है, ये भी आपको एग्जाम्पल के तौर पे हम दिखा देते हैं। मान लीजिए कि आप 2019 से, ठीक है, 2021 तक एक जगह रहे हैं, फिर 2021 से अगर 2023 तक अलग जगह रहे हैं, या 2023 से 2024 तक अलग जगह रहे हैं, ये 3 जगह का हो गया 3 कॉलम, तो आपको यहाँ पे तीनों एड्रेस लिखना है। ठीक है, मान लीजिए कि 2019 से 21 तक हम पटना में रहे हैं। ठीक है, तो पटना का एड्रेस लिखेंगे, पटना अगर रहे हैं तो पटना का पूरा पता लिखेंगे। ठीक है, जो भी आपका वहां का पता रहेगा पूरा लिखेंगे। अगर 21 से 23 तक मान लीजिए कि हम चले गए रांची रहने के लिए, रांची में निवास किए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, रांची का पूरा पता लिखेंगे, जो भी एड्रेस वहां का होगा प्रॉपर वो पूरा लिखेंगे। ठीक है, 2023 से 24 तक फिर हम पटना आ गए तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे पटना का पूरा पता लिखेंगे। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, तो जहां पर भी आप रहे हैं उस जिला का मुख्यालय जहां है, पटना का मुख्यालय पटना है तो पटना लिख देंगे। रांची में रहे झारखंड में तो मुख्यालय रांची है तो रांची लिख देंगे। ठीक है, फिर पटना में अगर दोबारा रहे तो पटना लिख देंगे, यानी कि मुख्यालय का आपको नाम दे देना है। इस तरह से आप जितने भी अलग अलग जगह रहे हैं पिछले 5 साल का ब्यौरा आपको यहाँ पे दर्शाना है। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, जितने भी जगह का लिखेंगे उसका पूरा एड्रेस लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, पता का, और जिला मुख्यालय का नाम लिखेंगे। चलिए, क्लियर हो चुका है। 5 नंबर पॉइंट पे आएंगे अब हम लोग समझेंगे इसको, इस भरना कैसे है। जैसे कि लिखा हुआ है नाम में पिता। ठीक है, पिता का अगर उपनाम है तो उपनाम के साथ लिखना है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, पिता का नाम लिखना है। ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पिता का नाम है केपी राय। ठीक है, तो नाम लिख देंगे केपी राय। ठीक है, फिर कह रहा है कि इनका राष्ट्रीयता, जन्म या अधिवास द्वारा, इनका राष्ट्रीयता क्या है, तो ये इंडियन है तो लिखेंगे भारतीयता। ठीक है, फिर कह रहा है इनका जन्म स्थान कहाँ है, तो मेरे पिताजी का जन्म स्थान कहाँ है, जहां भी है जन्म स्थान का जगह का नाम लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए लिख देंगे पटना। ठीक है, जहां भी रहेगा इनका लिख देना है। इनका व्यवसाय क्या है। ठीक है, अगर मेरे पिताजी का व्यवसाय क्या है, यदि सेवारत है तो पद का नाम, कार्यालय का पता भी लिखना है। अगर इनको नौकरी है, ठीक है,
तो इसमें लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर नौकरी है तो व्यवसाय में लिख देंगे सरकारी नौकरी, ठीक है। और अगर नौकरी है तो पूरा एड्रेस लिखना है उनका, कहाँ पे नौकरी है, किस कार्यालय में, एड्रेस, ठीक है। और अगर नौकरी नहीं है, ठीक है, मान लीजिए कि किसान है तो इनका व्यवसाय लिख देंगे कृषि, ठीक है। फिर पत्राचार का वर्तमान पता, मेरे पिताजी का पत्राचार का वर्तमान पता और घर का स्थायी पता, ठीक है। अगर सेम है तो सेम लिख देंगे, जहां भी घर है वो पूरा एड्रेस लिखेंगे, ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला, ठीक है। फिर राज्य, पिन कोड सहित। इसी तरह से स्थायी पता में भी लिखेंगे ग्राम जहां भी है, पोस्ट, थाना, जिला और राज्य, ठीक है, पिन कोड सहित लिख देंगे। तो इस तरह से ये पिता का डिटेल हुआ, ठीक है। सेम माँ का नाम लिखना है यहाँ पे, ठीक है, मदर का नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मदर का नाम, ठीक है, सोना देवी। तो इनका जो है राष्ट्रीयता क्या है, तो ये भी इंडियन है तो भारतीयता लिखेंगे, ठीक है। इनका भी जन्म स्थान कहाँ हुआ है, अगर पटना हुआ है तो पटना है, या अदर जगह तो अदर जगह, जहां भी है। इनका काम क्या है, ठीक है, अगर नौकरी में है तो नौकरी लिखेंगे, नहीं कुछ करती है तो गृहिणी लिख देंगे, ठीक है, गृहिणी। फिर इनका, मेरे मदर का यहाँ पे क्या होगा, पत्राचार का पता होगा, एड्रेस, या फिर घर का स्थायी पता होगा, दोनों इसमें भर देना फिर इसी तरह से, ठीक है। और अगर डेट कर गए हैं, दिवंगत होने की स्थिति में, जब वो लास्ट टाइम जहां रह रहे थे वहां का एड्रेस देना है, ठीक है। जिस तरह से फादर का एड्रेस दिए, मदर का भी एड्रेस लिखना है। फिर पत्नी पति का डिटेल, ठीक है, अगर आपका पत्नी है तो पत्नी का नाम, या हस्बैंड है तो हस्बैंड का नाम, उनका क्या है, भारतीयता, ठीक है, उनका जन्म स्थान कहाँ है, अगर दूसरा जगह मान लीजिए रांची हुआ है तो रांची लिख देंगे, वो क्या करते हैं, ठीक है। अगर किसान है तो कृषि, नौकरी है तो नौकरी, और अगर नौकरी है तो पूरा एड्रेस भी लिखना है, ठीक है। फिर पत्राचार का पता, वो कहाँ रहते हैं, ठीक है, उनका स्थायी पता क्या है, ये डालना है। इसी तरह से आपके भाई का नाम, मान लीजिए आपके पास 2 भाई है, ठीक है, पहला भाई मान लीजिए कि अनुज कुमार, दूसरा लिख देंगे राजेश कुमार, जो भी नाम है फॉर एग्जाम्पल के लिए, दोनों का नाम लिख दिए। इन दोनों का नेशनलिटी क्या है, इंडियन है तो लिखेंगे भारतीयता, ठीक है। फिर इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ है, जहां भी है वहां का लिख देंगे। ये करते क्या है, अगर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे विद्यार्थी, ठीक है। काम करते हैं तो लिख देंगे काम करते हैं, जो भी चीज में नौकरी है। फिर इनका पत्राचार का पता, अभी कहाँ रह रहे हैं, ठीक है, इनका स्थायी पता है कहाँ है। इसी तरह से आपके बहन, अगर मान लीजिए कि बहन है तो बहन का भी डिटेल लिखना है, ठीक है। मान लीजिए कि बहन का नाम, एग्जाम्पल के लिए आरती कुमारी, तो इनका नाम हो गया, इनका नेशनलिटी क्या है, इंडियन है तो इसमें भी लिखेंगे भारतीयता। फिर इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ है, जो भी जगह है वहां लिख देंगे जन्म स्थान। ये क्या करती है, अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो लिख देंगे विद्यार्थी या पढ़ाई, ठीक है। फिर ये अभी कहाँ रह रही है, इनका स्थायी पता क्या है। इस तरह से आपके फैमिली का फुल डिटेल देना है, ठीक है, आपके पिता का, मदर का, पति या पत्नी का, आपका भाई का और आपके बहन का, जितने जितने भी हैं उनका नाम इस तरह से लिख के उनका राष्ट्रीयता बताना है, जन्म स्थान कहाँ है, वो क्या करते हैं, और वो अभी वर्तमान में कहाँ है, और उनका स्थायी पता क्या है। ये सारा चीज आपको दर्शा देना है, ठीक है। इसलिए इस कॉलम को हमने और बड़ा कर दिया है ताकि आप अच्छे से लिख सकते, छोटा छोटा लिख देना है, ठीक है। चलिए 6 नंबर पॉइंट पे आएंगे। 6 नंबर पॉइंट सभी लोगों पर लागू नहीं होगा, जिन पे लागू होगा उन्हीं को भरना है। 6 नंबर पॉइंट क्या कहता है, उस पुत्रों या पुत्रियों के बारे में सूचना दीजिए जो विदेश में रह रहे हैं। अगर आपके पास पुत्र अथवा पुत्रियां हैं और आउट ऑफ कंट्री रह रहे हैं तो अपने बच्चे का इसमें डिटेल लिखना है, नाम, ठीक है, उनका राष्ट्रीयता क्या है, जन्म स्थान कहाँ हुआ है, किस देश में रह रहे हैं उसका पूरा पता, ठीक है। और पूर्व कॉलम में उल्लेखित देश में कब से पढ़ रहे हैं, कब उस देश में गया है पढ़ने के लिए,
तो यहाँ पे उसका डिटेल लिख देना है, ठीक है। ये जिन पे लागू होगा उन्हीं को भरना है, अन्यथा छोड़ देना है। नेक्स्ट आएंगे 7 नंबर पॉइंट का है कि राष्ट्रीयता। तो अपना राष्ट्रीयता क्या है इसमें अपने बारे में लिखना है, ठीक है। अपना राष्ट्रीयता क्या है, हम लोग इंडियन है तो भारतीय लिखेंगे। जन्म तिथि, आपका जन्म तिथि कितना है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मेरा जन्म तिथि है 4 अगस्त 1995, तो 4 अगस्त 1995 लिख देंगे। वर्तमान आयु कितना हुआ, 95 के अनुसार मेरा आयु कितना हुआ, ठीक है। तो 29 वर्ष हुआ, तो यहाँ लिख देंगे 29 वर्ष। फिर कह रहा है कि मैट्रिकुलेशन के प्रमाण पत्र में दी गई आयु, आपका मैट्रिक में दी गई आयु क्या है, इस चीज को यहाँ पे लिखना है साथियों, आपको ध्यान देना है, ठीक है। जन्म तिथि यहाँ पे लिखना है, ये जो कॉलम दिया हुआ क ख ग, तो यहाँ पे लिखेंगे 4/8/1995, ठीक है। वर्तमान आयु कितना हुआ 95 के अनुसार, 29 वर्ष, तो लिख देंगे 29 वर्ष। फिर आपका मैट्रिकुलेशन में प्रमाण पत्र जो दिया हुआ है वो कितना है मैट्रिक के सर्टिफिकेट में, ठीक है। तो मेरा सेम है तो मैं सेम लिख दूंगा, ठीक है। इस तरह से लिख देना। फिर 8वां नंबर कॉलम का है कि जिले व राज्य का नाम सहित जन्म स्थान, क्या लिखना है आपका, जन्म स्थान लिखना है, लेकिन जिला और राज्य का नाम सहित देना है। तो मान लीजिए कि मेरा जन्म स्थान मेरे गांव में हुआ है, तो पहले हम लिखेंगे अपने गांव का नाम, ठीक है, भगवतीपुर। फिर कॉमा देके जिला लिखेंगे, मेरा जिला अगर दरभंगा है मान लीजिए तो दरभंगा, ठीक है। फिर कॉमा देके अपने राज्य का नाम बिहार, इस तरह से लिखना है, ठीक है। पहले आपका जन्म स्थान, दूसरा जिला, उसके बाद आपका राज्य लिख देना है। फिर बोल रहे हैं आप किस जिले व राज्य से संबंध है, आपका जो घर है किस जिले में है, तो अगर मेरा घर दरभंगा है तो दरभंगा लिख देंगे, कॉमा देके राज्य का नाम लिख देंगे बिहार, ठीक है। फिर कह रहा है कि आपके पिता मूलतः किस जिले व राज्य से संबंध है, मेरे पिता, ठीक है। तो मेरे पिता अगर घर पे रहते हैं तो जहां मेरा जिला है वही हो जाएगा दरभंगा, और बिहार में रहते हैं तो बिहार लिख देंगे, ठीक है साथियों। इस तरह से आपको लिख देना है दर्शा के। नेक्स्ट पॉइंट है 9 नंबर पे आइए। 9 नंबर पॉइंट कह रहा है कि आपका धर्म क्या है, ठीक है साथियों। तो आपका धर्म जो भी है लिख देना है। अगर मान लीजिए हम हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं तो लिख देंगे हिंदू, ठीक है। ख में कह रहा है क्या आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ी जाति से संबंध रखते हैं, तो उसका नाम लिखे। साथियों यहाँ पे आपका कास्ट कैटेगरी का नाम लिखना है, किन किन को लिखना है। अगर आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा जाति से है तो लिख देना है। अगर मान लीजिए कि हम अन्य पिछड़ा जाति से है तो यहाँ पे लिख देंगे अन्य पिछड़ी जाति, ठीक है। और अगर इन तीनों में से नहीं है तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट कर रहा है 10 नंबर पॉइंट कि 15 वर्ष की आयु से जिन स्कूल कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की है तारीख सहित उसका उल्लेख करते हुए शैक्षणिक योग्यता को लिखिए, ठीक है। 15 साल के बाद आप जिस स्कूल कॉलेज से शिक्षा ग्रहण किए हैं उसका सारा डाटा इसमें आपको देना है, ठीक है। इसलिए हमने इस कॉलम को बड़ा कर दिया है। 15 वर्ष कहने का मतलब मैट्रिक से लेकर के अभी तक आपने जिस भी चीज की पढ़ाई करी है वो सारा चीज आपको यहाँ पे डिटेल में दर्शा देना है, ठीक है। तो लिखना कैसे है, पूरा पता सहित स्कूल कॉलेज का नाम, ठीक है। पूरा पता सहित स्कूल कॉलेज का नाम 15 साल के बाद से, यानी कि मैट्रिक से। तो मान लीजिए कि हमने जो मैट्रिक किया है, ठीक है, पूरा पता सहित स्कूल कॉलेज का नाम लिखना है। मेरे स्कूल का नाम है मान लीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे हाई स्कूल बेली रोड पटना। ये मेरा मैट्रिक का अगर डिटेल हो गया, मान लीजिए पूरा स्कूल का नाम एड्रेस हो गया हाई स्कूल बेली रोड पटना। कह रहा है कि स्कूल या कॉलेज में प्रवेश की तारीख, आप मैट्रिक में किस वर्ष गए हैं, ठीक है, प्रवेश की तारीख। तो अगर मान लीजिए कि हमने 2011 में मैट्रिक किया था तो देखना होगा कि 2011 में किस वर्ष हुआ था, ठीक है। डेट सहित लिख देना है, ठीक है। 2/4/2011, 2 अप्रैल 2011 को हमने मैट्रिक में
सॉरी यहाँ पर 2010 में हमने मैट्रिक किया था। ये जब भी आप किए हैं, मान लीजिए कि 2/4/2010 को हमने प्रवेश लिया मैट्रिक में, ठीक है। स्कूल को छोड़ा कब? तो 1 साल बाद हमने उसको छोड़ दिया। तो मान लीजिए तारीख मेरा हो गया 3 मार्च 2011 को हमने स्कूल को छोड़ दिया। कह रहा है कि कौन सी परीक्षा पास की। यहाँ पे क्या करना है आपको? परीक्षा का नाम लिखना है। अगर मैट्रिक का डिटेल डाल रहे हैं तो मैट्रिक का जो परीक्षा का नाम है वो डालना है। फिर इंटर का डिटेल डाल देंगे तो इंटर का एग्जाम का नाम क्या था है, उसका एग्जाम का नाम क्या था। अगर आपने CITS किया है तो CITS जो एग्जाम हुआ उस एग्जाम का नाम लिखना है, ठीक है। तो आप जब मार्कशीट या सर्टिफिकेट में देखेंगे तो आपके एग्जाम का नाम रहता है, ठीक है। मैट्रिक लेवल पर जो एग्जाम का नाम होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2011, ठीक है। मैट्रिक में हमने जो एग्जाम दिया था उसका नाम था सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, ठीक है, 2011 ईस्वी। इस तरह से मैट्रिक का हो गया, ठीक है। इसी तरह से आप इंटर का डिटेल डालेंगे, ठीक है। तो जो भी इंटर का आपका कॉलेज होगा, ठीक है, या स्कूल होगा, मान लीजिए मेरा स्कूल का नाम है MBD कॉलेज रामपुर, तो ये हो गया इंटर का डिटेल, ठीक है। इसमें हम एडमिशन कब लिए तो उसका डेट लिखेंगे 4/4/2011 को। अगर हमने एग्जाम्पल के थ्रू ले लिया एडमिशन, ठीक है, मेरा इंटर कब कंप्लीट हुआ? 2 साल बाद। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये डेट रहा, ठीक है, 2013 को मेरा कंप्लीट हो गया। फिर जो इंटर का एग्जाम का नाम क्या था वो एग्जाम का नाम लिखेंगे, ठीक है। सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2013, ठीक है। इसी तरह से फिर अगर हमने ITI किया है, ठीक है, तो ITI का नाम लिखेंगे। यहाँ पे मेरा ITI का जो नाम होगा, मान लीजिए कि मेरा ITI का नाम है झारखंड प्राइवेट ITC, ठीक है, जमशेदपुर। तो यहाँ पे एड्रेस सहित ITI का नाम हो गया। ITI में हमने एडमिशन कब लिया है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि हम एडमिशन लिए हैं 6/6/2013 को और मेरा कंप्लीट हुआ 31 जुलाई 2013 से मान लीजिए 15 को कंप्लीट हुआ, तो जो ITI में एग्जाम हुआ उस एग्जाम का नाम क्या था? तो सभी लोग लिखेंगे ITI में जो एग्जाम होता है उस एग्जाम को बोलते हैं ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट AITT, ठीक है। 2000 जिस भी सेशन में आपका रहेगा, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट 2015 या जो भी सेशन होगा। इसी तरह से फिर अगर आपने CITS किया है, ठीक है, मान लीजिए कि हमने NSTI हैदराबाद से किया है CITS, तो NSTI हैदराबाद लिखेंगे। किस सेशन में किए हैं सेशन के अनुसार एडमिशन का लिखेंगे डेट। अगर मान लीजिए कि हम 5/6/2015 में एडमिशन लिए, ठीक है, और मेरा कंप्लीट हो गया 31 जुलाई 2016 को, तो फिर CITS जो एग्जाम लिया उस एग्जाम का क्या नाम था? तो CTI में जो एग्जाम होता है उस एग्जाम को बोलते हैं क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर फाइनल ट्रेड टेस्ट, ठीक है, 2016 या 17 जो भी होगा आपका, ठीक है। CTI वाला एग्जाम का क्या नाम लिखेंगे? क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर फाइनल ट्रेड टेस्ट 2016-17 जो भी हो, जब भी आप पास किए। तो इस तरह से ये पूरा ब्यौरा आपको दिखाना है। मैट्रिक से लेके अभी तक आपने जो भी पढ़ाई किया है उसका डाटा आपको लिखना है, ठीक है। स्कूल कॉलेज का नाम एड्रेस सहित आपका एडमिशन का डेट, कब आप उस कॉलेज को छोड़ दिए, उसके बाद उस कोर्स के लिए आपने किस एग्जाम में बैठा था, उस एग्जाम का नाम लिखना है, ना कि बोर्ड का नाम लिखना है। आप गलती मत करना, ठीक है।
ऐसा नहीं कि बोर्ड का नाम लिख देना, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। क्या लिखा है, कौन सी परीक्षा पास की, तो परीक्षा का नाम लिखना, ठीक है। आई होप आप 10 नंबर पॉइंट को समझ गए होंगे। चलते हैं हम लोग सीधे अब 11 नंबर पॉइंट पे, ठीक है। 11 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि क्या आप केंद्र अथवा राज्य सरकार अथवा अर्ध सरकारी निकाय अथवा स्वायत्त निकाय अथवा लोक उपक्रम अथवा निजी फर्म अथवा संस्था में सेवारत हैं अथवा सेवारत रह चुके हैं, यदि हाँ तो सेवा की तारीख सहित पूर्ण अद्यतन ब्यौरा दें। ये आपका साथियों जॉब का डिटेल है। कह रहा है क्या आप कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का या पब्लिक सेक्टर यूनिट में या किसी प्राइवेट कंपनी में काम किया है तो आप इसको पूरा ब्यौरा देंगे। तो चूंकि साथियों इस एग्जाम में हम सभी ने एक्सपीरियंस को लगाया है 3 साल का आईटीआई लेवल पर, तो जाहिर सी बात है अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपने वहां पे काम किया है, तो यहाँ पे आपको उस संस्था का जरूर डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड करवाइए, ठीक है। और उस संस्था के अलावा अगर वर्तमान में कहीं और भी काम कर रहे हैं तो उसका भी डिटेल यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। कम से कम एक्सपीरियंस वाला डिटेल तो पक्का आप प्रोवाइड करवाइए यहाँ पे, ठीक है, नहीं तो आप गलत यहाँ पे साबित हो जाएंगे। तो उसी संस्था के बारे में लिखना है, ठीक है। आपका जो एक्सपीरियंस है कब से कब तक, तो मान लीजिए कि मेरा 2 आईटीआई कॉलेज का, मेरा 3 एक्सपीरियंस है, तो तीनों का डाटा हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि एक आईटीआई में हमने पढ़ाया था 2014 से 2016 तक, ठीक है। इसमें डेट भी रहेगा, ठीक है, आपको डेट सहित मेंशन करना है। अगर मान लीजिए कि 2 जनवरी 2014 से 8 मार्च 2016 तक, ये हो गया एक एक्सपीरियंस मेरा, ठीक है। पद का नाम, वेतन तथा सेवा की प्रकृति, तो पद नाम मेरा क्या था, ट्रेड इंस्ट्रक्टर, तो लिखेंगे ट्रेड इंस्ट्रक्टर, ठीक है। वेतन कितना था, तो RS 8000 प्रति मंथ, ठीक है। सेवा की प्रकृति, आप जो वहां सेवा दी है या काम किए वो उसका नेचर क्या है, किस तरह का था, पार्ट टाइम या फुल टाइम, ठीक है, या रेगुलर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है फुल टाइम, ठीक है। सेवा की प्रकृति कैसा, फुल टाइम, मतलब 8 घंटा आपने वहां पे प्रत्येक दिन समय दिया है। फिर कह रहा है कि नियोक्ता का पूरा नाम व पता, मतलब जिस कॉलेज में आपने समय दिया है, पढ़ाया है या जिस कंपनी में काम किया उस कंपनी का पूरा नाम और एड्रेस, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे आईटीआई का नाम लिखेंगे मिथिला प्राइवेट आईटीआई, ठीक है, दरभंगा, या जो भी एड्रेस है आपका पूरा एड्रेस सहित लिख देना है, पूरा नाम एवं पता लिख देना है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है पूर्व सेवा छोड़ने के कारण, इस आईटीआई में आप क्यों छोड़े थे इसके बाद, ठीक है, तो उसका कारण लिख देना है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ के बाद अगर आप जाके पढ़ाई किए तो लिख सकते हैं हायर एजुकेशन, फॉर हायर एजुकेशन, या हिंदी में लिख सकते हैं उच्च शिक्षा हेतु, ठीक है। ये एक कॉलेज का हो गया। इसके बाद मान लीजिए कि और भी जगह काम किए हैं या वर्तमान में दूसरा विभाग में कहीं काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि हम अपना डिटेल लिखेंगे, ठीक है, कि हम अभी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो मेरा डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो जाएगा, कब हमने ज्वाइन किया है 23 जनवरी 2019 से लेके अभी तक है, तो आज का डेट लिख देंगे, मान लीजिए 20 अगस्त 2024, ठीक है। पद का नाम में लिख देंगे, जो मेरा पोस्ट का नाम है, अगर मान लीजिए हम टेक्नीशियन है तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 या जो भी है पोस्ट का नाम हो गया। वेतन कितना है, तो वेतन यहाँ पर मूल वेतन लिख देंगे, मान लीजिए मेरा बेसिक सैलरी 35,500, ठीक है, पर मंथ है, तो मूल वेतन हो गया। सेवा की प्रकृति, तो फुल टाइम और अस्थाई है तो रेगुलर लिख देंगे, ठीक है, फुल टाइम रेगुलर। सेवा की प्रकृति, नियोक्ता का पूरा नाम, ठीक है, इस डिपार्टमेंट का पूरा नाम लिखना है,
तो आपका जो कंपनी का पूरा नाम होगा, मान लीजिए कि मेरे कंपनी का नाम है, पूरा नाम साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, बेली रोड पटना, ये मेरा कंपनी का पूरा नाम एड्रेस सहित दे दिए। ठीक है। पूर्व सेवा छोड़ने के कारण, चूंकि अभी हम सेवा यहाँ से मुक्त हुए नहीं है, तो इसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक है। और अगर मान लीजिए कि हम यहाँ से उच्च पोस्ट पर जा रहे हैं, उस नौकरी को त्याग कर रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे फॉर हायर पोस्ट। ठीक है। उच्च पोस्ट के लिए हम यहाँ से छोड़ के चले गए आगे। तो इस तरह से आपको पूरा काम का डिटेल जो है आपको दर्शाना है। एटलीस्ट आपका जो एक्सपीरियंस जहाँ का आपने शो कराया है, तो आप जरूर वहां का पूरा ब्यौरा डाटा देंगे। ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है साथियों। नेक्स्ट आएंगे हम लोग 11 के ख क्या कह रहा है। 11 के ख कह रहा है कि क्या पिछली सेवा भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी उपक्रम के स्वामित्वाधीन अथवा भारत सरकार अथवा राज्य सरकार, स्वायत्त निकाय, विश्वविद्यालय, स्थानीय निकाय के नियंत्रणाधीन थी। ठीक है। कह रहा है कि आपका जो पिछला सेवा हुआ है वो भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर यूनिट या विश्वविद्यालय, स्थानीय निकाय के नियंत्रणाधीन थी। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में है, ठीक है, या पब्लिक सेक्टर यूनिट में, तो हाँ लिख देना है। और अगर आपने किसी प्राइवेट का डिटेल दे रहे हैं, प्राइवेट ITI का, तो आपको क्या लिख देना है, नहीं लिख देना है। ठीक है। फिर कह रहा है क्या आपने केंद्रीय सिविल सेवा अस्थायी नियमावली 1965 इसके अनुरूप नियमावली के तहत 1 माह के नोटिस पर सेवा छोड़ी थी? क्या आपके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है? क्या नोटिस दिए जाने अथवा सेवा समाप्त किए जाने से पहले या बाद की तारीख में आपसे स्पष्टीकरण मांगा गया है? तो यहाँ पे सीधे आप नो लिख देंगे। ठीक है, नहीं। नेक्स्ट आएंगे साथियों 12 नंबर जो है, 12 के नंबर में बहुत सारा पॉइंट बना के पूछा गया है और इसमें बताया गया आपको हाँ या ना लिखना है। इसका हम पहले चेतावनी देख लेंगे। ठीक है, चेतावनी क्या कहता है? चेतावनी कह रहा है कृपया इस प्रपत्र के प्रारंभ में लिखी चेतावनी को देखें। देख लिया। प्रत्येक प्रश्न का विशिष्ट उत्तर हाँ अथवा नहीं, जैसा भी मामला हो, काट कर दिया जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, हाँ या ना में आंसर देना है, जो भी लागू होगा उस पे काट कर। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे। साथियों कह रहा है क्या आपको कभी गिरफ्तार किया गया है? तो यहाँ पे क्लियर लिखना है। नहीं आंसर है तो हाँ को काट देंगे ऐसे, और यहाँ पर लिखना भी है नहीं। ठीक है। क्या कभी आपको हिरासत में रखा गया है? नहीं, और यहाँ लिखेंगे भी नहीं, ये वाला है। ठीक है, नहीं। फिर कह रहा है क्या कभी आपको नजरबंद किया गया है? तो नहीं किया है तो हाँ को काट देंगे और यहाँ लिख देंगे नहीं। ठीक है। क्या किसी विधि न्यायालय ने आप पर कभी अर्थदंड डाला है? तो नहीं, यहाँ पे नहीं लिख देंगे। क्या कभी किसी विधि न्यायालय ने किसी अपराध के लिए आपको दोषी सिद्ध किया है? तो हाँ को काट देंगे और नहीं। और अगर ऐसा हुआ है साथियों तो आपको हाँ लिखना है और डिटेल भी लिखना है। ठीक है। लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट के साथ ऐसा कुछ नहीं रहता है, तो आपको क्या करना है, ये सारा जो दिया हुआ है पढ़ के नहीं कर देना है। ठीक है। क्या कभी विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य शैक्षणिक संस्था ने आपको किसी परीक्षा में बैठने से रोके या बहिष्कृत किया है? तो नहीं किया है, तो यहाँ पे नहीं लिख देंगे। क्या कभी किसी लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग किसी परीक्षा में से आपको बहिष्कृत या अयोग्य घोषित किया है? नहीं किया है तो हाँ को काट देंगे और यहाँ पे नहीं लिख देंगे। क्या यह सत्यापन पद भरती समय किसी विधि न्यायालय में आपके विरुद्ध कोई मुकदमा लंबित है? नहीं है तो हाँ को काट देंगे और यहाँ पे नहीं लिखेंगे। क्या यह सत्यापन भरते समय किसी विश्वविद्यालय अथवा अन्य शैक्षणिक प्राधिकार में आपके विरुद्ध कोई मामला लंबित है? तो नहीं है, तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे। क्या सरकार के नियंत्रणाधीन अथवा अन्य किसी प्रशिक्षण संस्थान से आपको कार्यमुक्त किया गया है या निकाला गया है? नहीं किया गया तो काट के नहीं कर देंगे। साथियों ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, हाँ वाला वो काट को नहीं लिखना है। ठीक है। और इस तरह से आपको चेतावनी ऑलरेडी हमने बता दिया। दूसरा पॉइंट कह रहा था यदि यह प्रपत्र भरते समय
यदि यह प्रपत्र भरते समय उपयुक्त प्रश्न का उत्तर हाँ है तो उसे मुकदमा, गिरफ्तारी, अर्दन या जो भी सजा है किसी न्यायालय, शैक्षणिक प्राधिकार में लंबित मुकदमे की प्रकृति का पूर्ण ब्यौरा दे। वहां पर दोस्तों अगर आप यस करते हैं, हाँ करते हैं, तो यहाँ पे पूरा डिटेल लिखना है, ठीक है, उस केस का डिटेल। 13 नंबर पॉइंट पे आएंगे, अपने क्षेत्र के ऐसे 2 व्यक्ति के नाम अथवा हवाला लिखे जो आपको जानते हो। साथियों ये आपको ध्यान देने वाली बातें हैं, ठीक है। इस कॉलम में 2 व्यक्ति का नाम लिखना है और वैसे व्यक्ति का नाम लिखना है जो आपके रिलेटिव न हो, ठीक है, आपके फैमिली से हट के हो, जो आपके क्षेत्र के हो और आपको जानते हो, ठीक है। तो ऐसे विश्वसनीय व्यक्ति का यहाँ पे आपको नाम दे देना है, 2 व्यक्ति का नाम लिखना है, ठीक है, गवाह के तौर पे। नेक्स्ट करा है, मैं सत्यनिष्ठा से घोषित करता हूं या करती हूं कि मेरे मात्र एक जीवित पति पत्नी है। मैं प्रमाणित करता या करती हूं कि मेरी जानकारी विश्वास के अनुसार उपर्युक्त सूचना सही और पूर्ण है। मैं किन्हीं ऐसी परिस्थिति से अवगत नहीं हूं जिसके तहत मैं सरकारी नौकरी के अयोग्य माना जाऊं। यहाँ पे क्या करना है आपका साथियों, हस्ताक्षर कर देना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको तारीख भरना है और स्थान का नाम लिख देना है, आपका जिला का नाम या जहां पे भी है आप अभी वर्तमान में, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज आपको वेरीफाई कर लेना है। बाकी नीचे का जो कॉलम है ये कार्यालय के द्वारा भरा जाएगा और वहां पे ऑफिस जो है कि जो अधिकारी रहेंगे जो आपको वेरीफाई करेंगे वो वहां पे 2-4 लाइन लिखेंगे और अपना सिग्नेचर करेंगे। तो साथियों इस तरह से ये सत्यापन फॉर्म का डिटेल था। आई होप आप सत्यापन फॉर्म को भरना सीख गए होंगे और समझे होंगे किस तरह से भरना है, कहीं से कंफ्यूज नहीं होना है, गलत नहीं भरना है, ये चीज आपको ध्यान देना है। और साथियों यह पीडीएफ जो है फ्रेश करके टेक्निकल नौकरी वाला व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया गया है। आप वहां जाके पीडीएफ डाउनलोड कर ले और उसको जो है प्रिंट करवा के ही भरें, ठीक है। एक जो है सेट रफ में भर लें, उसके बाद फ्रेश में 2 सेट भर के वहां लेके जाना है। तो इस तरह से साथियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां से जाके आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं साथियों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।